नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ग्रुप डी के लिए रेलवे स्पेशली ग्रुप डी के लिए क्लासेस स्टार्ट किए थे, वो भी किस चीज़ का, तो साइंस का क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। किसका? तो साइंस का, जनरल साइंस का जो क्लासेस था उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जीएस पेपर हम लोग जिसको बोलते हैं, जो करीब रेलवे के हर एग्ज़ाम में आते हैं और ग्रुप डी में तो आपको 25 मार्क्स के आते हैं। और हम लोग का टारगेट था कि 25 मार्क्स में से जो साइंस के क्वेश्चन जो 25 मार्क्स आते हैं उसमें से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन बायो के ही आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट सीरीज स्टार्ट किया था बायो का ही फर्स्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस फर्स्ट सीरीज में हम लोग लगभग बायो का चैप्टर जो था कम्प्लीटली लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसके करीब हैं हम लोग। चैप्टर हम लोग चला रहे थे। लास्ट हम लोग का जो क्लासेस था, लास्ट क्लासेस में अगर हम देखें तो लास्ट क्लासेस में हम लोग का लास्ट क्लासेस जो था वो था सेल। लास्ट क्लासेस हम लोग का क्या था? वो था सेल। सेल का मैं थ्योरी ख़त्म कर चुका था। 3 पार्ट इसका मैं प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखिएगा तो इसका 3 पार्ट में बनाया हूँ और तीनों पार्ट में मैं सेल का थ्योरी ख़त्म कर चुका था। यानी हम लोगों ने पढ़ लिया था, थ्योरी उसका ख़त्म कर चुके थे। 3 पार्ट हुआ था और काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ही डीपली मैं उस चीज़ को बताया हूँ। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो को देखा नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को जाके आप लोग क्या करें, देख लें, ताकि आगे के जितने भी वीडियो है वो आपको समझ में आए। आप आसानी से जाके प्रीवियस के वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि आपको वो समझ में आ जाएगा। फिर अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो आसानी से आपको समझ में आएगा। यदि हम लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं तो हमें आसानी से कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो थ्योरी पहले ज़रूरत है, इसीलिए शुरू ही किया गया था और बिल्कुल ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। दस्तक सीरीज़ के नाम से जो चल रहा था वो बिल्कुल फ्री है, आपको बिल्कुल फ्री है। और लगभग बायो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पहले तक फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम लोग डन कर लेंगे। तो एक चैप्टर और आपका बच गया है, इसका जो है डिजीज और विविध होता है, तो विविध को हम लोग लास्ट में पढ़ देंगे। पर्यावरण है तो छोटा मोटा चैप्टर थोड़ा सा है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उसको एक दिन में मैं डील कर दूंगा, एक वीडियो में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप उसको आप ज़रूर जाके देख लें और आई होप मैं जितने भी क्लासेस देते जा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग सेल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड है, जो PYQ है और जो आने की प्रबल संभावना है, उसी को मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको पता है कि एक चैप्टर में 52 से 60 के करीब में लगभग मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ जो PYQ रहता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो इन फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि स्पेशली ग्रुप डी के लिए ही पढ़ सकते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि किसी कोशिका में मौजूद, और कमेंट सेक्शन में मेरे आया था कि किसी ने कंप्लेन किया था, इंग्लिश मीडियम के जितने भी छात्र हैं उन्होंने कंप्लेन किया था कि आप क्वेश्चन जो लेके आते हैं ना, ओनली हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आप लेके आते हैं, इंग्लिश मीडियम में लेके नहीं आते हैं। तो मैं अगली बार से कोशिश करूँगा कि उसको इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में क्वेश्चन भी लेके आऊँ, थ्योरी भी बाइलिंगुअल लेके, फिर तो मैं बाइलिंगुअल ही लेके आता हूँ। तो आइए शुरू किया जाएगा पहला क्वेश्चन कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। किसी कोशिका में सबसे बड़ा अंग, कोशिका अंग जो होता है वो कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक पूछा है, तो नाभिक आपको पता है कि पूरे बीच में रहता है, गोलाकार रचना होता है, पूरे केंद्र में पाया जाता है, लेकिन वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता नहीं है क्योंकि वो तो खुद बीच में ही पड़ा रहता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP को रिलीज करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, कोशिका उजागरी भी इसको बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग उजागरी भी कहते हैं और ATP का स्राव करती है जो हमें रेस्पिरेशन में मदद करता है, श्वसन में मदद करता है। तो इसके बाद से गोल्जी का है, तो आपको जानते ही कि इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो गोल्जी का कोशिकांग को तो ये कर ही नहीं सकता है। तो हमारा राइट आंसर एक ही चीज़ चला जाता है, वो जो बच गया लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बच जाता है, अंतःप्रदावी जालिका। क्या हो जाएगा ऑप्शन? अंतःप्रदावी जालिका राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे
अतः अब देखेंगे कि निम्न में से किस, इन्होंने पूछा है कि निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि माइटोकांड्रिया को क्या बोलेंगे, माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह बोलेंगे। माइटोकांड्रिया को क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह कहा जाता है। हरित लवक आपको पता है कि हरित लवक कहाँ पाया जाएगा, प्लास्टिड में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा हरित लवक, बड़ी लवक और अबड़ी लवक। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, इसलिए इसको हरित लवक के नाम दिया गया है। इसके अलावा लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस कोशिका में रहता है ना, तो अब उसको भोजन को बचाने के लिए भोजन ग्रहण करेगा, और जिस कोशिका में रहेगा अपने भोजन के लिए या भोजन के पाचन के लिए क्या करेगा, उसी कोशिका को मार के खा जाता है। उसी कोशिका को क्या करेगा, मार के खा जाता है। उसी कोशिका को मार के खा जाता है जिसमें रहता है, नहीं कहा जाता है जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया, तो वही चीज़ ये करता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जिसमें रहता है उसी को मार देता है, इसलिए उसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी हम लोग कहते हैं। तो आइए अब देखिए, एक है राइबोसोम। इसने पूछा है कि कोशिकांग का प्रोटीन का कारखाना, तो आपको पता है कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो मैं जब थ्योरी बता रहा था तो एनिमल कोशिका और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मैंने डिफरेंस बताया हुआ था आपको, दोनों में काफ़ी डिफरेंस ज़्यादा था। तो किस में पाया जाता है पूछा है ये, किस में कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग केवल पशु में ही पाया जाता है। तो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। देखिए गोल्जी बॉडी तो पाया जाएगा पशु में भी है और हम लोगों में भी, राइबोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, लेकिन केवल पशु में क्या पाया जाता है, हम लोगों में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पशु में केवल लाइसोसोम पाया जाता है। हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो लाइसोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्नलिखित में से अर्धगुणसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य है। अर्धगुणसूत्र ये इन्होंने पूछ दिया। तो अर्धगुणसूत्र में आपको पता है कि गुणसूत्र जितने भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दुगुने हो जाते हैं। तो ये तो हमारा राइट आंसर होगा। अर्धगुणसूत्र कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। अर्धगुणसूत्र 2 चरण में होते हैं, ये तो सही है। और पर अर्धगुणसूत्र के परिणाम स्वरूप परिमाणिक कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी रहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत है और पूछा ही इन्होंने गलत है, तो राइट आंसर तो वही होगा। लेकिन अब बहुत आदमी क्या करेंगे, वैसे धड़ाक दे मार देंगे और 1 नंबर अपना कटवा के चले आएंगे। सब्र से आराम से क्वेश्चन को टच करना है। देखिए लाइट चला गया। तीसरा है कि अर्धसूत्र के दौरान जनन कोशिका की जीनों के परिवार में मिश्रित हो जाने, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्र युग्मक के उत्पादन में सहायता करना। तो राइट आंसर हमारा तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए, और राइट आंसर बी ही होगा। 1 मिनट, लाइट तो थोड़ा सा कटा हुआ है। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अब एक चीज़ पूछ दिया, मास्टर कहा जाता है किस कोशिकांग को, तो न्यूक्लियोलस को तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने अभी बताया कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कुछ कहा नहीं जाता, न्यूक्लियोलस को कुछ कहा नहीं जाता है। तो मास्टर किसको कहा जाता है, तो जो नाभिक होता है उसी को बोला जाता है, नाभिक हो जाएगा। तो नाभिक को हम लोग मास्टर बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि मैंने तो बता के लाया ना कोशिका जब मैंने पढ़ाया था, तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा कोशिका। ये तो क्या होता है, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, यूनिट ग्रुप ऑफ सेल। और ऑर्गन हो गया, ग्रुप ऑफ टिश्यू, नाभिक अंदर पाया जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। एक पशु है, उसके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी। न्यूरॉन, अस्ट्रोसाइट्स, क्रोमेटोफोर, लिम्फ कोशिका। लिम्फ कोशिका तो नहीं होगी, ये तो होगी ही नहीं। अस्ट्रोसाइट्स भी नहीं होगा, क्रोमेटोफोर भी नहीं होगा। आपको पता है कि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन होती है, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका के भी नाम से जानते हैं, तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है और वही होती है न्यूरॉन, जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इनमें में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। कोई कोशिका हो गया, कोशिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा। तो प्रोटीन, इसका मात्रा लिमिट है, कार्बोहाइड्रेट लिमिट है, शैवाल ये भी क्या है, लिमिट है। लेकिन सबसे ज़्यादा पाए जाने जो अणु कोशिका में होते हैं, कोशिका में वो देखिएगा, जैसे मैंने बताया कि कोशिका जो होता है वो किसका बना होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक यानी लिपिड। प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं लिपिड का बना होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा रहता है वो किसका रहता है, जल का मात्रा रहता है। जल का सूत्र आपको पता है H2O होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा जल देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ यदि मैं बढ़ूँ तो आगे क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत में से किस पर लागू नहीं होता है। पूछा है इसने कि कोशिका सिद्धांत जो है वो किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, मैंने बताया था स्लाइडेन एवं सैवान ने, यही इन्होंने दिया था। तो इन्होंने जीवाणु के बारे में भी बताया था, कव के बारे में बताया, शैवाल के बारे में भी बताया था। लेकिन एक चीज़ इन्होंने छोड़ दी, इनका कोशिका सिद्धांत जो होता था वो विषाणु पे, वायरस पे वर्क नहीं कर रहा था, उस पर लागू नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो विषाणु। अगला क्वेश्चन के इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। प्राय लघुत्तम सजीव कोशिकाएं होती है। जरूरी नहीं है कि छोटे ही जीव जो होंगे वो क्या होंगे, वही लाभदायक होंगे और वही क्या होंगे, सहजीवी होंगे, जरूरी नहीं है। तो ये तो गलत हो गया पहले ही। ऑप्शन को टर्मिनेट करने का कोशिश करें, जितना ऑप्शन को टर्मिनेट करेंगे उतना ही अच्छे से आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा और समय बचेगा। अब दूसरा कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रिकेप्टिसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, रिकेप्टिसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। तो बच ही कौन जा रहा है, एक ही बचे जा रहा है ऑप्शन सी, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से ये क्या होता है, बना होता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कोशिका क्रियात्मक फंक्शनल क्रियाओं का कौन करता है। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि जितने भी कोशिका होते हैं उसके फंक्शन को कौन करता है, उसके फंक्शन की क्रिया को कौन करना स्टार्ट करता है। तो बताइए, आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कौन करना चाहिए। तो वो आपका होता है केंद्रक। केंद्रक ही क्या करता है, सारी चीज़ों को वो फंक्शनल वर्क काम करना स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखने को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखने को मिलेगा। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। मैंने बता के लाया, उसमें जो छाल में पाया जाता है वो सुबेरिन पाया जाता है, आपको पता है। और वो जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सेलुलोज हो जाएगा। माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज ये तो इसी का क्या है, एक रूप है। तो राइट आंसर हमारा सेलुलोज हो जाएगा। कार्य के नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस में डीएनए, किस कोशिकांग में डीएनए और किस में आरएनए प्रेजेंट रहता है। तो नाभि के अलावा कोशिका का कोशिकांग होता है, इसमें कौन होता है, यही चीज़ें वो बतानी है। तो वो चीज़ें कैसे बताएंगे, कौन सी क्या बोला है कि कोशिका के अलावा कोशिका को कोशिकांग में होता है। तो तारक केंद्र सेंट्रियोल तो होता नहीं है, तो इसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी उपकरण के बारे में हम लोग जानते हैं, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया। लाइसोसोम
लाइसोसोम, इसको हम लोग आत्महत्या के थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गुरी है, ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किया डीएनए उसमें होता है, कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और डीएनए इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इन्होंने पूछ दिया सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होता है तो आपको पता है कि सेल डिवीज़न जब भी होगा तो लगभग सेल डिवीज़न जब भी होता है तो वो किस पर होता है, एक मिनट, शरीर में लगी चोट के लिए मरम्मत के किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने क्या किया है कि इसका प्रयोग पूछा है, तो आपको पता है कि 3 तरीके से एस फेज, एम फेज और जी फेज में इसको तोड़ा जाता है जब ये अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया कराई जाती है। हालांकि इस बयान पर अभी राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा केवल सम सूत्र रहेगा। जब समान सूत्र रहेगा तभी क्या हो सकता है, विभाजन करेगा, शरीर में जो चोट है वो मरम्मत हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इन्होंने एक चीज़ दिया है, बहुत अच्छा चीज़ है ये, इन्होंने एक चीज़ दिया है कि इसको मिला के घर से लाओ, तो यह तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन सूत्र सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्र, केवल अर्धसूत्र, माइटोसिस, मियोसिस दोनों, ना समसूत्र ना ही अर्धसूत्र। तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ऑप्शन डी को टर्मिनेट करके हटा दीजिए। सी बोला है कि माइटोसिस और मियोसिस, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। केवल अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है, केवल समसूत्री विभाजन होगा, वो चोट लगेगा उसकी मरम्मत के लिए कारगर होता है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इन्होंने अब अगला क्वेश्चन दिया है कि जोड़े मिलाइए, एटीपी मिलाना है प्लस कोशिका भित्ति मिलाना। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन में से मिलाना, हाँ मिला सकते हैं, दो ही ऑप्शन में मिलाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि पहला क्या होगा, कोशिका भित्ति क्या होता है, आपको पता है कि कोशिका भित्ति पौधे की कोशिका होती है, ऐसा नहीं है। जानवर की कोशिका ये भी नहीं होती, जीन्स ये नहीं होती, ये क्या होती है, कोशिका भित्ति जो होता है इसमें क्या होता है, ये पौधे की कोशिका होती है, आपको पता है उसमें पाया जाएगा। जानवर की कोशिका में नहीं, जीन्स में भी नहीं। और एटीपी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एटीपी आप देखिएगा कि जीन्स तो है नहीं, ये क्या है, सूत्रकरिका है, तो ये हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा 1 का बी और 2 का सी, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में देखिएगा, 16 में क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करें। लाइसोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, गुणसूत्र और आत्महत्या की थैली। देखिए इससे पूछा है कि लाइसोसोम को क्या कहा था, तो मैंने बताया था कि इसको लाइसोसोम को आत्महत्या के सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और डीएनए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जागिरी कहा जाता है, और डीएनए जो है वो गुणसूत्र है। तो मिल गया, तो राइट आंसर पहला का आपका क्या हुआ, पहला का सी हुआ। तो पहला का सी देखिए कहाँ है, बी में और डी में, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे ऑप्शन, ये आंसर नहीं होंगे।
अब यहाँ देखिए पहला का सी और पहला का सी दोनों में ऑप्शन है, तो दो में आके फंसे। अब दूसरा का हम देख लेंगे कि दूसरा का ऑप्शन क्या हो रहा है, तो दूसरा का ऑप्शन बी हो रहा है, तो दूसरा का ऑप्शन बी एक ही में है, ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो ऐसे टर्मिनेट करके ये फ्री के नंबर होते हैं, आप यहाँ से चाहें तो नंबर उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कह रहा है कि साधारण मानों में गुणसूत्र कितने होते हैं। तो साधारण मानों में गुणसूत्र कितने हैं, तो ऐसा आपको पता है कि 46 होंगे। 23 पेयर होते हैं, पेयर में अगर पूछ दिया तो 23 पेयर बताते हैं। अगर केवल ऐसे पूछा है तो 46 राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे पूछा है कि मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो किस संख्या है। तो अब इन्होंने देखिए, अब ये क्या पूछ दिया, अब इन्होंने पेयर में पूछ दिया, तभी मैं पढ़ा के लाया 23 जो पाए जाते हैं, तो पेयर में हो जाएगा राइट आंसर। जीव में अगला क्वेश्चन है कि जीव में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो उत्परिवर्तन होना चाहिए, अनुकूलन तो उसमें तो रहेंगे ही, बहुगुणसूत्रता तो नहीं, बहुगुणसूत्रता ये भी नहीं होगा, सहभागिता रहेंगे तो उसमें शामिल ही होंगे। विविधता के कारण होता है, तो म्यूटेशन की वजह से उत्परिवर्तन के कारण होता है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। किसमें गुणसूत्र नहीं होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए चीता में तो होता है गुणसूत्र, तितली में भी होता है, बंदर में, इसके अपोजिट आपको ढूंढ लेना है, तो जो नहीं है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, छिपकली, इसमें नहीं पाए जाते हैं गुणसूत्र। छिपकली में गुणसूत्र आपको देखने को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होता है। तो मैं वहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताते आया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बताया था कि वैसे कोशिका जो पौधों में पाया जाता है पादप कोशिका कहलाता है, जो जंतु में पाया जाता है वो कोशिका। उसमें बताया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जरूर होती है, लेकिन जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इन्होंने पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य की उपस्थिति कोशिका के अंदर रखी, ये तो सारी चीज़ें लगभग ये पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु में नहीं पाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जंतु कोशिका के निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक तो रहता ही है, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए उसी क्वेश्चन को दिया है लेकिन घुमा के दे दिया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन ये इसमें मिलते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहते हैं। अभी मैंने पढ़ा के लाया कि पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग किस कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को पावर हाउस कहते हैं। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और सेंट्रोसोम। तो पावर हाउस अभी देखिए लिख लेके आया मैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहेंगे। दिख रहा है एक क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछते हैं ये लोग। सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताया जिस विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित है। तो मैं चरण पढ़ा के लाया था कि जब भी सूत्री पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा। शुरुआत रहेगा तो वो एनाफेज हो जाएगा, और टेलोफेज सबसे लास्ट में हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मेटाफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल पीले वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण वो पाया जाएगा, तो आपको पता है कि अच्छा बैगनी लाल पीले पूछा है, बैगनी लाल पीला पूछा है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है एंथोसाइनिन जो होता है उसके वजह से होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। मतलब तो जंतु में नहीं पाया जाएगा लेकिन पादप में पाया जाता है। कौन होगा, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। निम्न में से कौन से घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। देखिए अगला है कि निम्न से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो कौन सा, क्लोरोफिल, आपको पता ही है क्लोरोफिल के पानी की वजह से तो नहीं, नाइट्रोजन की वजह से नहीं, यूरिया की वजह से नहीं, सी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंग में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब प्रोटीन संश्लेषण में आपको पता है कि एक ही चीज़ करते हैं, वो क्या है, राइबोसोम और न्यूक्लिक एसिड जो होता है, अंतःप्रेरक जालिका जो होता है वही हो जाएगा। तो देखिए लाइसोसोम तो होगा नहीं। अब अंतःप्रेरक जालिका इसमें राइबोसोम है, इसको भी टर्मिनेट करते हैं। अगला ऑप्शन देख लेंगे, देखिए 2 ही ऑप्शन ही दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। क्वेश्चन दिया है आपको कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो मैं बता के लाया कि प्लाज्मा झिल्ली जब भी बनती है तो प्रोटीन और लिपिड से बनती है, तो ये तो होगा, बी भी होगा। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो आपको पता है कि इसमें बनती है, यकृत में नहीं, अग्नाशय में नहीं, इसमें नहीं, स्प्लीन में बनती है। स्प्लीन में लसिका बनती है, तो तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, पलीहा, वही राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि स्तंभ के अनुसार, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। स्तंभ कोशिका के अनुसार अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र होता है। स्तंभ कोशिकाएं बीजू पुट्टियों के नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पानी की संजीवित हो सकती है। और चौथा है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा, ये इसमें कौन सा कथन सही है। तो 1 2 3 4 इसमें कौन सा कथन सही है, तो चारों का चारों ऑप्शन जो है, चारों का चारों ऑप्शन जो है वो सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। असत्य इन्होंने पूछा हुआ है, कौन गलत है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं ग्रहण करते, ये भी सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त को की मरम्मत करता है, ये भी सही है। और ये एक अधिक प्रकार की विशेष कोशिकाओं का बनने की क्षमता रखता है, ये भी सही है। कि ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर यही गलत है, राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। तो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं ग्रहण करती है, ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, और ये एक या अधिक प्रकार की विशेष कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, केवल भ्रूण में पाई जाती है। वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर डी होगा। एक क्वेश्चन 2 बार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे। काल प्रभाव नहीं, अपराशन नहीं, और उत्कक्ष नहीं, एपाप्टोसिस कहा जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। तो राइट आंसर पॉलेडर ने क्या किया था, देखा था। अरस्तु नहीं देखे थे। गॉल्जी तो कैमिलो गॉल्जी के बाद में था। रॉबर्ट हुक जो थे वो कोशिका के बारे में। तो राइट आंसर पॉलेडर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी होती है। तो आपको पता है कि 2 आवरण से घिरी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 के मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो ऊर्जा गिरी कहा जाता है, इसको प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। तारक काय होगा ही नहीं। गॉल्जी काय को हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं।
वही क्वेश्चन एक बार रिपीट किया। अब अगला क्वेश्चन है कि अंतःप्रदावी जालिका का खोज, अंतःप्रदावी जालिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ने नहीं होगा। प्लेट को अभी लेके आए कि किसका किए थे? जेसी बोस होंगे नहीं तो केआर पोर्टर ने किया था। प्लेट अभी बताया कि गलती, प्लोट का अभी बताया कि प्लोट अभी किस चीज़ का खोज किए थे? तो गलजिगाए का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका को ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बेंडा ने दिया था, आपको पता है। रॉबर्ट नहीं, अल्टमैन नहीं, कोलकर नहीं, बेंडा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन किस में होता है? ईस्ट में, प्रोटोजोआ में, अमीबा में, काई कोशिका में? तो काई कोशिका में होता है, डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो सिंपल है, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा जीनोम। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रसोई घर यानी क्लोरोप्लास्ट, यहीं से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे। अब एक चीज़ है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में नॉल तथा एम नाल तथा ईरस का जो वैज्ञानिक थे, 1955 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, नॉल, एम नाल तथा रस्का ने। तो राइट आंसर 47 हो जाएगा। निम्न से सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका इसमें कौन हो जाएगा? आपको पता है कि अमीबा तो होगा नहीं, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। तो ये कुल टोटल आपके 48 क्वेश्चन थे जो PYQ में आए थे, प्रीवियस ईयर में आए थे, और फिर आपको अदर जगह पे भी देखने को मिले, चाहे वो BPSC हो, चाहे टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे कॉमन एग्ज़ाम ऐसे एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, तो सब में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और सेल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को मैं इसमें डील कर दिया हूँ। वो एक्सपेक्टेड था, PYQ के बेसिस पे था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बायो का एक ही चैप्टर अब बच गया है, वो है आपका डिजीज़, रोग। तो डिजीज़ को पढ़ेंगे, रोग चैप्टर को इसमें हम लोग अब इसके बाद क्लियर करेंगे, फिर बायो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।